and we have now some more time to wait till the PS3 separates. सभी चेहरों पर खुशी का माहौल। दोनों चरण, प्रथम और द्वितीय चरण सफलतापूर्वक अपना निष्पादन दे चुके हैं। 320 सेकंड का समय लगभग व्यतीत करके हम 4.158 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर चुके हैं। 515 किलोमीटर पर आस और 305 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त करते हुए ये यान अपने अनुमानित पथ पर लगातार अग्रसर होता होगा। अगर हम वेग की बात करें तो निश्चित रूप से लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है और यही अनुमानित भी है, यही अभीष्ट निष्पादन प्राप्त करना भी है इस यान से। अगर हम इस कार्य को ध्यान से देखें तो हम बिल्कुल जैसा अनुमानित है उसी पथ पर यान को आगे जाता देख पा रहे हैं। वेग 5.3 किलोमीटर प्रति सेकंड और समय 370 सेकंड का व्यतीत होते हुए 521.2 सेकंड के बाद तृतीय चरण जो है वो पृथक हो जाएगा, लेकिन इसके पहले 140 सेकंड, जैसा ललितमका मैडम जी बता रही थी कि कोस्टिंग का जो वो पीरियड है वो यहीं से प्रारंभ होता है, माने इसके दहन के इतने पश्चात। तो ये जो टर्निंग आप देख रहे हैं यहाँ के बाद कोस्टिंग प्रारंभ हो जाती है। The vehicle has started its coast phase, and one of the important aspects of the launch clearance procedure is the space object proximity analysis. So since we have some time, I will just explain what it means. An analysis is done to assess the collision risk between the already existing space objects as against the upper stage of the launch vehicle and the satellite once it reaches the orbit. And such potential collisions during the mission are avoided by adjusting the time of launch within the specified launch window. This analysis is carried out as a standard practice for all the launches from Sriharikota, and there is no concern for this mission since the launch time has been delayed by 3 minutes to avoid the potential collisions. जी हाँ, तृतीय चरण प्रमोचन के 263.4 सेकंड के बाद प्रज्वलित हुआ, और परंतु तृतीय चरण के पृथक्करण के समय यान 536 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। PS3 पृथक्करण पर यान के उजड़ती वेग का मान करीब 5.3446 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। Currently at 14 minutes before liftoff, at T-15 minutes, the mission director has given the authorization to proceed with the launch. This authorization is based on the readiness of the various vehicle level systems, satellite, ground stations, which monitor the flight events, and several other ground systems. उड़ान अनुक्रमण का निर्धारण प्राथमिक रूप से अभियान आवश्यकताओं पर निर्भर करता है ताकि लक्ष्य की स्थिति को इष्टतम रूप से प्राप्त किया जा सके। उड़ान के इस निःशक्ति समय के दौरान रॉकेट मोटरों को बंद कर दिया जाता है तथा निःशक्ति समय के अंतिम क्षणों में चतुर्थ चरण को निर्धारित समय के बाद प्रज्वलित कर दिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसलिए इसी चरण की सबको बहुत प्रतीक्षा होती है। तृतीय चरण अलग हो चुका है सफलतापूर्वक निष्पादन करके 526.3 सेकंड के पश्चात। इस समय वेलोसिटी जो है वेग है 5.6 किलोमीटर प्रति सेकंड पहुंचता हुआ और रेंज 1536 किलोमीटर की और लगभग 563.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त की जा चुकी है। The third stage has now separated. The relative velocity is now 5.4 kilometers per second, and we have covered a range of 1,619 kilometers at an altitude of 576 kilometers. PSLV employs various different kinds of separation systems. Soon, the PS4 engine has already started, and we will have a long duration burn of the PS4 liquid engine. चतुर्थ चरण लगभग 505.5 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चरण, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वेलोसिटी या वेग का मान प्राप्त करना। इनफैक्ट एक और बात जो प्रमोचन के होने या न होने से जुड़ी है वो है अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण। इस विश्लेषण का आधार है संघट्ट या टकराहट का खतरा।
कक्षा में पहुंचने के बाद किसी भी पूर्व विद्यमान वस्तु से यान के अंतिम चरण या उपग्रह से टकराने की संभावना का अनुमान लगाना इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। ऐसे किसी भी संभावित टकराहट से बचने के लिए प्रमोचन समय को उपलब्ध प्रमोचन विंडो में उचित रूप से समायोजित कर लिया जाता है। शार में किए गए पिछले कई प्रक्षेपणों में अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण करना एक प्रमाणित तरीका है। पिछले कुछ प्रक्षेपणों में इसी अध्ययन के आधार पर प्रमोचन समय में 1 से 2 मिनट की देरी की गई थी। जैसे आपको याद होगा C-19 में लगभग 1 मिनट और C-21 में लगभग 2 मिनट की देरी हुई थी। इस प्रक्षेपण में 3 मिनट की देरी प्रस्तावित की गई थी जो इनकॉर्पोरेट कर ली गई, समावेश कर लिया गया इसका, जिसका आधार 2011 में हुए अमेरिका के इरिडियम और रूस के उपग्रह कॉस्मोस 2251। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनके 15 से 20 सेंटीमीटर आकार के टुकड़ों की बेहद तीव्र गति से रॉकेट के अनुमानित पथ पर आ जाने से यान और उपग्रह को क्षति पहुंच सकती है। इसीलिए ये 3 मिनट की देरी की गई है। इस समय हम लगभग 11 मिनट 20 सेकंड व्यतीत करके 5.795 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार गति वेग प्राप्त कर चुके हैं। रेंज 2290 किलोमीटर का और 643 किलोमीटर ऊंचाई। We are now at 698 seconds into the launch. The relative velocity is 5.8 kilometers per second, and we have covered a range of 2,380 kilometers at an altitude of 648 kilometers. The real-time networks of SHAR cater to the range safety, the mission control center, and the specialist display systems, and the range safety officer closely watches the trajectory all throughout. The mission control center has a real-time system which receives the health parameters of all the ground stations and the systems, while the specialist display system uses the telemetry data to provide real-time monitoring of vehicle subsystems at Sriharikota and Trivandrum with around 190 computers participating. The real-time network extends up to Mauritius with sufficient overlap between Shar and Trivandrum as well as between Trivandrum and Mauritius, and extensive network simulations are carried out over a month. They have been going on over the last 1 month with the participation of all tracking and telemetry stations to ensure a smooth launch. The CCTV monitors the entire operations from integration and fuel filling and also broadcasts to other ISRO centers. चतुर्थ चरण का जो प्रज्वलन है, जो निष्पादन है, वो बिल्कुल सामान्य अपेक्षित। इस समय करीब करीब हम 800 सेकंड का समय व्यतीत करते हुए, और स्पॉट 7 जब कट ऑफ होगा उस समय जो टाइम है वो 17 मिनट बीत चुका होगा और 660 किलोमीटर एल्टीट्यूड प्राप्त करके 7.52 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार या वेग प्राप्त किया जा चुका होगा। बहुचरण आधारित यान के विभिन्न चरणों को उनके उपयोग हो जाने के बाद मुख्य यान से अलग कर दिया जाता है। इस पृथक्करण के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षित और संघट मुक्त हो। ये पृथक्करण घटनाएं अभियान के लिए बेहद नाजुक होती हैं, इसलिए इनकी अभिकल्पना पर सबसे ज़्यादा ध्यान देकर इन्हें साफ सुथरा, संतुलित व सख्त बनाया जाता है। PSLV C-23 में ऐसी कुल 5 पृथक्करण घटनाएं हैं। अभीष्ट कक्षा में पहुंचने के बाद स्पॉट 7, AISAT, NLS 1 and 2 एवं वेलॉक्स 1 उपग्रह यान के अंतिम चतुर्थ चरण से अलग हो जाएंगे। ये पृथक्करण प्रमोचन लान के लगभग 1073.7 सेकंड के पश्चात करीब करीब 660 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। हम इस समय 860 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं। We are currently at 865 seconds into the launch. The fourth stage cutoff is expected around 1040 seconds into the launch at an altitude of 659 kilometers and the inertial velocity of 7,521 meter per second. As of now, we have reached a velocity of 6.7 kilometers per second, and we have covered a range of 3,500 kilometers, and we have already reached an altitude of 664 kilometers.
जी हाँ, चतुर्थ चरण के सामान्य निष्पादन की घोषणा हुई। हम करीब करीब 900 सेकंड का समय व्यतीत करके 100 सेकंड आगामी समय की प्रतीक्षा में, जब 1036.7 सेकंड के पास चतुर्थ चरण का इंजन बंद कर दिया जाएगा और उसके केवल 37 सेकंड के बाद स्पार्ट 7 का पृथक्करण होगा। प्रथम चरण को फ्लेक्सिबल लीनियर स्टेप चार्ज एवं 8 रेट्रो रॉकेट्स पद्धति द्वारा 2 हिस्सों में बने ऊष्मा सुरक्षा कवच के दोनों भाग लीनियर बेलो सिस्टम एक्सप्लोजिव कार्ड द्वारा अलग किए जाते हैं। मरमर बैंड बोल्ट कटर पृथक्करण प्रणाली का उपयोग कर द्वितीय को तथा तृतीय चरण को अलग करने के लिए बॉल रिलीज प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। पायरो थ्रस्टर सेपरेशन रिंग को आवश्यक घूर्णन प्रदान करते हैं। उपग्रह को अंतिम चरण से पृथक करने के लिए पुनः एक बार मरमर बैंड प्रणाली का उपयोग किया जाता है। पृथक्करण के लिए आवश्यक बल कैनिस्टर में लगे 8 स्प्रिंग थ्रस्टर की सहायता से प्रदान किया जाता है। हम बिल्कुल नज़दीक पहुंचते हुए जहां पे चतुर्थ चरण के मोटर को बंद कर दिया जाएगा और इसके केवल 37, फिर 40, फिर 30, फिर 30 और 25 सेकंड्स के पश्चात लगातार स्पॉट 7, AISat, NLS 7.1, 7.2 और वेलाक्स 1 उपग्रहों को पृथक किया जाएगा। तो ये वो घड़ी बिल्कुल समीप पहुंचते हुए निश्चित रूप से उपग्रह जो सिस्टम्स हैं उनके वैज्ञानिक यहाँ पे हमारे साथ इसी घड़ी की प्रतीक्षा में, जब यान को उनके उपग्रह से अलग कर दिया जाएगा। We are waiting expectantly for the Spot 7 satellite separation. There are different kinds of separation systems employed in PSLV. The first stage separates using a flexible linear shape charge and 8 retro rockets which impart the separation velocity, while the heat shield halves are separated by linear bellow system explosive cord. Merman band bolt cutter separation mechanism is used for the second to third stage separation, while the PS3 PS4 separation uses a ball release type mechanism. जी हाँ, बिल्कुल। अभी कुछ ही क्षणों में ललितमका जी, अभी PS4 शट ऑफ की घोषणा कर दी गई है और 1033 सेकंड में यह काम पूरा किया गया। 7.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी वेग प्राप्त कर लिया गया है और करीब 4500 किलोमीटर का रेंज प्राप्त कर लिया गया है। बहुप्रतीक्षित घड़ी की प्रतीक्षा, जब स्पॉट 7 को पृथक कर दिया जाएगा। Spot 7 is separated and Yes, placed in Spot orbit. 7 has been successfully separated and the MCC has erupted in a round of applause. जी हाँ, तालियों के गड़गड़ाहट से आप जान गए होंगे कि स्पॉट 7 उपग्रह को विलगित कर दिया गया है, पृथक कर दिया गया है और कुछ ही क्षणों में लगभग 40 सेकंड के बाद AISat उपग्रह भी यान से अलग कर दिया जाएगा। उसी अनाउंसमेंट, उसी घोषणा की प्रतीक्षा हम सब। ASat is separated. Yes, the AISat has also separated successfully at 1110 seconds. 1110 सेकंड पे AISat के पृथक्करण के बाद सभी वैज्ञानिक खुशी में, और केवल 30 सेकंड और फिर 30 सेकंड के बाद NLS 7.1 और 7.2 का जो सेपरेशन है, पृथक्करण है, वो किया जाएगा। फिर से एक बार मैं खामोश और आप सुनिए उस घोषणा को। Plus 19 minutes. NLS 7.1 is separated. NLS 7.1 has now been separated at 1141 seconds. तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारे विश्वास को एक नई दिशा मिलती हुई, बिल्कुल जैसा अनुमानित था उसी प्रतीक्षा में, उसी तरह से NLS 7.1 और NLS 7.2 जो है उसे सेपरेशन की प्रतीक्षा। NLS 7.2 is separated. जी हाँ, 1171.4 सेकंड पे NLS 7.2 को भी सेपरेट कर दिया गया, पृथक कर दिया, और केवल अब 25 सेकंड के बाद अंतिम उपग्रह वेलाक्स 1 के पृथक्करण की घोषणा होनी है। Both the NLS 7.1 and 7.2 satellites have been separated and we are eagerly awaiting the separation of the Velox 1.
और The ये left is सफल भी separated हुआ। and 1195.1 सेकंड के बाद पांचों उपग्रह जैसा अनुमानित था उसी उम्मीद में Thank you all. अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इसरो की ही वाणिज्यिक इकाई है जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रक्षेपण को किसी भी संभावना को तलाश कर उसे अंजाम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री सभी को बधाइयां देते हुए निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति में श्री चंद्रबाबू नायडू जी, डॉक्टर सुरेश, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, और यही वो घड़ी है, यही वो क्षण है जिन्हें हम सभी को इंतजार था। सारे वैज्ञानिक जो विभिन्न उपग्रहों से जुड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे को बधाइयां देते हुए और भारतीय वैज्ञानिक PSLV C-23 के सफल प्रक्षेपण पर बधाइयां देते हुए निश्चित रूप से आइए हम आपको उन क्षणों तक ले चलते हैं जब MCC के मुख्य नियंत्रण केंद्र में से आप चेयरमैन और उसके बाद वो घोषणा करेंगे प्रधानमंत्री जी किस तरह हमारे सफल प्रक्षेपण पे उनके अनुभव रहे। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं MCC के नजदीक। धन्यवाद। Congratulations to everybody. Sri Narasimhan ji, Governor ji, Sri Chandrababu Naidu Garu, Chief Minister, my ministerial colleagues, Sri Venkaiah Naidu and Dr. Jitendra Singh, Dr. Radhakishan, Secretary Space, Professor U.R. Rao, Dr. Kasturi Ranganji, my dear scientists gathered here and fellow citizens of India. My congratulations to our brilliant space scientists and the Department of Space for yet another successful launch of the Polar satellite. We have perfectly placed by 5 satellites into their orbits 660 kilometers above the Earth. This fills every Indian's heart with pride, and I can see it reflected in the joy and satisfaction on your faces. Fascinated by space technology, I feel specially privileged to witness this event in person. India's advanced space program puts her in an elite global group of 5-6 countries today. This is one domain in which we are at the international cutting edge, a domain in which we have pushed beyond mediocrity to achieve excellence. We have launched satellites of advanced nations. PSLV itself has launched 67 satellites, of which 40 have been foreign satellites coming from 19 countries. Even today's satellites are all from developed nations, France, Canada, Germany, and Singapore. Truly, this is a global endorsement of India's space capability. Inspired by Atal Bihari Vajpayee vision, we have sent a mission to the moon. Another is on its way to Mars as we speak. I personally follow it with great interest. We have also developed our own satellite-based
navigation system. I am told this will be fully deployed by 2015. Moreover, we can be proud that our space program is indigenous. We have developed despite international hurdles. Generations of our space scientists have worked to make India a self-reliant space power. We owe them a big thank you. Our journey into space has come a long way from its humble beginnings. It has been a journey of many constraints and resource limitations. I've seen photographs of a rocket cones being transported on bicycle. And मैं जब वो फोटो देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कि साइकिल के ऊपर हमारे रॉकेट के पीसीस को ले जाया जाता था. वो भी एक दिन थे. Our first satellite, Aryabhat, was made in industrial sheds in Bangalore. यानी मंजिल हमने कहां से कहां पहुंचाई है और ये सब क्रेडिट आप वैज्ञानिकों को जाता है. Even today, our program stands out as the most cost-effective in the world. The story of our Mars mission costing less than the Hollywood movie Gravity. मैंने सुना है कि हॉलीवुड मूवी जो ग्रेविटी मूवी बनी है उसमें जो खर्चा आया है उससे भी हमारे मार्स मिशन का खर्चा कम है. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. Our scientists have shown the world a new paradigm of fuel engineering and the power of imagination. Friends, the success of ours had deep historical roots. हम जानते हैं मानव जीवन की यात्रा उपनिषद से शुरू होकर के उपग्रह तक पहुंची है. ऋषियों ने उपनिषद से शुरू किया था, आप वैज्ञानिकों ने उपग्रह तक पहुंचाया है. इंडिया हैज ए रिच हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, including in the field of space. An understanding of the cosmos and its relationship to life and science is deeply rooted in our ancient thought and knowledge. Our ancestors had conceived of ideas like shunya and flying objects. कभी कभी हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अगर मानव जात को जीरो न दिया होता तो आज शायद विज्ञान इतनी प्रगति नहीं कर पाता. इतनी बड़ी भेंट हमारे पूर्वजों ने दी है. The works of visionaries like Bhaskaracharya and Aryabhat continue to inspire scientists. Many misunderstand space technology to be for the elite. That has nothing to do with the common man. और मैं मानता हूं ये सबसे बड़ी गलती इस परसेप्शन से है. हमारी पहली जिम्मेवारी है कि इस परसेप्शन को खत्म किया जाए कि वैज्ञानिक सिद्धियां अल्टीमेटली सामान्य मानवी की जिंदगी के बदलाव के लिए है. और जब तक हम ये नहीं करेंगे, कभी कभी शरीर के कोई पुर्जे पर पीड़ा नहीं होती, तब तक हमें उसका मूल्य समझ नहीं आता. यूं शरीर चलता रहता है.
लेकिन एकाध जगह पर कुछ गड़बड़ हो जाए फिर पता चलता इतना महत्वपूर्ण था क्या बॉडी पार्ट। वैसे इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी विकास यात्रा में स्पेस साइंस का कितना महत्व है, ये मानव जात को समझाना, उसको अनुभव कराना, ये समय की मांग है। और मैं सभी वैज्ञानिकों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने लेबोरेटरी में बैठ करके जो साधना की है, ये साधना करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने की ताकत रखती है। आपकी ये सिद्धियां सामान्य मानवी तक पहुंचाने के लिए शासन की प्राथमिकता बन जाएं। गवर्नमेंट के सारी डिपार्टमेंट सेंसिटाइज हो जाएं, तो देखते ही देखती है दूर सुदूर जंगलों में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ का हम एहसास कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप वैज्ञानिकों के द्वारा की गई ये तपस्या कभी बेकार नहीं जाएगी, मानव जात के कल्याण के लिए काम आएगी। I however believe such technology is fundamentally connected with the common man. As a change agent, it can empower and connect to transform his life. Technology opens up new opportunities of development and gives us new ways of addressing our challenges. Space may seem distant, but is an integral part of our daily life today. It drives our modern communication, connecting even the remotest family to the mainstream. It empowers the child in the farthest village with quality education through long-distance learning. It ensures quality health care to the most distant person through telemedicine. It enables the youth in a small town with various new job opportunities. Satellite technology has made distance irrelevant. It effectively enables us to reach the unreached. It helps us connect virtually where physical connections are difficult. It has a critical role in realizing the vision of digital India, the power of 125 crore connected Indians. GIS technology has transformed policy planning and implementation. Space imaging enables modern management and conservation of water resources. Through GIS-driven watershed development, it has been deployed in our urban planning to scientifically manage our growing towns and cities. It has also become an important tool in better managing and conserving our natural resources. Whether it be the Himalayan glaciers, oceans and forests and coastal resources or our mineral wealth. Space imagery is improving our land management systems, bringing wasteland into productive use. Our next frontier should be to extend the same to land records, bringing in accuracy and transparency for the common man. और आज मैं समझता हूं शायद गरीब से गरीब किसान के लिए उसकी जमीन के विषय में जानकारी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ऐसा कह सकते हैं कि टोडरमल के जमाने में लैंड रिकॉर्ड पर काम हुआ था और शायद उसके बाद नहीं हो पाया।
कानून कहता है हर 30 साल में एक बार लैंड रिकॉर्ड को रिव्यू करना चाहिए, नया रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए। लेकिन शायद आप वैज्ञानिकों के इस परिश्रम का परिणाम है कि जो काम टोडर कमल ने शुरू किया था वो बहुत अधिक वैज्ञानिक आधार पर अब आपके इस रिसर्च के माध्यम से होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। स्पेस टेक्नोलॉजी हैज आल्सो इवॉल्व into an invaluable asset in disaster management. Satellite communication channels often end up being the only mode of communication. Accurate, advance warning, and tracking of cycle failure saved countless lives recently. We must, as a nation, fully harness this expertise in space technology in our developmental process for social change, economic development, and resource conservation. The possibilities are limitless, the benefits enormous. I urge the Department of Space to proactively engage with all stakeholders to maximize the use of space science in governance and development. Deepening of state involvement will be critical for the same. Friends, India is rooted in our age-old ethos of Vasudhaiv Kutumbakam, of the whole world being one family. India's space program is thus driven by a vision of service to humanity, not by desire of power. For us, it is an important instrument of our human progress. We must therefore share the fruits of our technological advancement with those who do not enjoy the same, the developing world and our neighbors in particular. We already share disaster management data with over 30 countries. We provide benefits of telemedicine to Afghanistan and African countries. But we must do more. Ye dil maange more. Today, I ask our space community to take up the challenge of developing a SARC satellite that we can dedicate to our neighborhood as a gift from India. A satellite that provides a full range of applications and services to all our neighbors. और मैं मानता हूं कि सार्क देशों की गरीबी के खिलाफ जो लड़ाई है, अशिक्षा के खिलाफ जो लड़ाई है, अंधश्रद्धा के खिलाफ जो लड़ाई है, वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का जो चुनौती है, सार्क देशों के नौजवानों को अपॉर्चुनिटी प्रदान करने की संभावनाएं पड़ी हैं। इसके लिए हमारा ये सार्क सैटेलाइट का सपना इन हमारे सभी पड़ोसी देशों के कल्याण में काम आएगा और इसलिए मैंने आप सामने प्रस्ताव रखा है कि हम एक सार्क सैटेलाइट लॉन्च करके हमारे सार्क देशों को एक अनमोल नजराना पेश करें ताकि उनके कल्याण में हम भी भागीदार बने। I also ask you to enlarge the footprints of our satellite-based navigation system to cover all of South Asia. Friends, continued progress in space must remain a national mission. We must keep enhancing our space capabilities. We must develop more advanced satellites with higher computing, imaging, and transmitting power. We must expand our satellite footprints
in terms of frequency and quality. We must also strengthen our international partnership in all areas of space technology. India has the potential to be the launch service provider of the world. We must work towards this goal. Construct the required new launch infrastructure and extend our launching capabilities to heavier satellites. Development of human resources will be critical for our future success. I was very pleased to meet our young scientists here. I admire their work and their achievements. Let us link up with more universities and colleges to develop our future leaders in this area. मैं कल से आपके बीच में हूं, मुझे एक बात का सबसे बड़ा आनंद हुआ कि मुझे यहाँ 4 पीढ़ी के साइंटिस्टों को मिलने का सौभाग्य मिला. 4 generations are present here. ये अपने आप में प्रगति की बड़ी निशानी है. जिन्होंने आर्यभट्ट का काम देखा था, तब से लेकर के अब तक काम करने वाले साइंटिस्टों को एक छत के नीचे देखना, ये अपने आप में एक फैमिली लाइक एनवायरनमेंट, एक टीम स्पिरिट इसका अनुभव कराता है. और इस बात का मुझे सर्वाधिक आनंद हुआ और इसके लिए मैं आप सभी वैज्ञानिकों को विशेष रूप से बधाई देता हूं और उन एंसेस्टर्स को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस महान परंपरा को प्रारंभ किया. सतीश धवन जी हो, विक्रम साराभाई हो, उन महान परंपरा को निर्माण करने वालों को भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं. We must also involve our youth at large with space. You have already started putting a lot of space-related data online through your भुवन स्पेस पोर्टल. जो विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप इस भुवन स्पेस पोर्टल को जरूर विजिट करें. इतना इंफॉर्मेशन का खजाना है, आपको भी आनंद आएगा और हो सकता है इसके कारण आपका भी कभी मन कर जाए कि आप भी इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने का इच्छा करेंगे. और इसलिए मैं विशेष रूप से आप लोगों को भुवन स्पेस पोर्टल की विजिट करने के लिए विशेष रूप से आग्रह करता हूं. What steps can be taken to further increase access to data by students and researchers? Could we also think of development a state-of-the-art interactive digital space museum? अगर ये हम करते हैं तो देश के नौजवान नई पीढ़ी जाएगी और इंटरेक्टिव स्पेस म्यूजियम बनाएंगे तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों को हमें नए साइंटिस्ट पाने की वो एक खिड़की खोल सकने का एक मार्ग बन सकता है. In conclusion, I want to emphasize how technology is central to development. It touches one and all and is an important instrument of our national progress. India's space program is a perfect example of scale, speed, and skill. Our space scientists have made us global leaders in one of the most complex areas of modern technology. This shows that we can be the best, and we must feel proud of it. If we apply ourselves, we can meet the aspirations of our people. Let us take inspiration from today's mission. Dedicate ourselves to accelerate our nation's progress. I am confident, and again I repeat, I am confident we can. I thank
the Department of Space for this opportunity to witness the launch. I commend Dr. K. Radhakrishnan for his leadership. I wish the team the very best as you prepare to put our spacecraft into Mars orbit in a few months from now. I wish you every success as you strive to master new technologies and conquer new frontier of space. May all your endeavors meet with success. Thanks a lot and wish you all the best. We must proudly, the one sentence which inspires us, Bharat Mata Ki Jai. Thank you.